आज की वीडियो में जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो अपना लाइफ साइकिल है वो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। दैन वो सिंगल सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, डिवीज़न करके, ग्रोथ करके, रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी सेल हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, वो 2 सेल्स में डिवाइड करेंगे, अपनी प्रोजेनी बनाएंगे और जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड करेंगे। इस तरह से क्या बनेगी, एक सेल लीनिएज बनेगी, जिसमें क्या होगा, एक सेल से जो है वो हमारे पास मल्टीपल सेल बन सकते हैं, एक सिंगल सेल से जो है वो मिलियन ऑफ सेल्स बन सकते हैं। जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक है सेल साइकिल। तो अब सेल डिवीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और सेल डिवीज़न के टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, ये सारी ही जो प्रोसेसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट वे में होनी चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनिज्म नए बनेंगे वो बिल्कुल सही बने और उनकी जो बनने की प्रोसेस है उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अपने जो सेल के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उनकी फॉर्मेशन करता है और बाद में जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहा हमने कि सेल साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें कि क्या, सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा और दूसरा वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाएगा सेल के जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं और फिर जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज़ है ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती ही रहती है। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है वो सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है। ठीक है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके लिए क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होगी और ये जो इवेंट्स हैं ये किसके अंडर होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सेल साइकिल के फेजेस की, तो सेल साइकिल को हम जो है वो सबसे पहले 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उस 2 फेजेस में पहला आता है हमारा इंटरफेज और दूसरा आता है हमारा एम फेज़। एम फेज़ को माइटोसिस फेज़ या माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, कि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में जो है वो 24 आवर्स लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट को डिवाइड करने में 90 मिनट्स लगते हैं और एशेरिया कोलाई को डिवाइड करने के लिए जो है वो 20 मिनट्स का टाइम लगता है। अब सेल साइकिल को हमने जो है वो 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया है, जो हमने पहले भी बात करी। एक उसमें इंटरफेज़ है, दूसरा जो है वो आपका एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ है। अब एम फेज़ में क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीज़न होगा, जबकि जो आपका इंटरफेज़ है उसमें क्या होता है, सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। तो जो ह्यूमंस की हम बात कर रहे थे, अगर उसका जो सेल के डिवाइड होने का टाइम 24 आवर्स है, तो उस 24 आवर्स में जो सेल डिवीज़न है वो सिर्फ 1 आवर का होगा और बाकी जो 23 आवर्स होंगे उसमें क्या होगा, जो सेल होगा ह्यूमन का वो खुद को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करें एम फेज़ की, तो एम फेज़ में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। अब न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या होता है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी सेपरेशन होती है और डॉटर क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। हम सबको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए किसकी फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। तो उन क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करें, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब इंटरफेज़ को जो है वो रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, लेकिन ये वो फेज़ है जिसमें सेल जो है वो खुद को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है। इस फेज़ में सेल ग्रोथ भी होती है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है। अब हम बात करें इंटरफेज़ की, तो इंटरफेज़ के कौन कौन से फेजेस हैं। पहला है आपका G1 जिसको कि गैप 1 फेज़ बोलते हैं, दूसरा है एस फेज़ जिसको कि सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं और तीसरा है G2 जिसको कि गैप 2 फेज़ बोलते हैं।
अब G1 फेज़ जो है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू होने के बीच का टाइम पीरियड है। G1 फेज़ में क्या होता है, जो आपका सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और कॉन्टिन्यूसली ग्रो भी करेगा, लेकिन वो अपनी डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि G1 फेज़ में जो है वो सेल ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन G1 फेज़ में नहीं हो रही है। उसके बाद जो है वो आपका एस फेज़ या सिंथेसिस फेज़ आएगा। इस फेज़ में क्या होगा, एक्चुअल डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगी। इस टाइम पे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाएगा। अगर हम मान लें कि इनिशियल अमाउंट जो है वो डीएनए का 2C था, तो 2C से वो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे और जो सेल है वो डिप्लॉइड 2N बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज़ करता है। हम मान लें कि सेल जो है वो डिप्लॉइड ये 2N था G1 फेज़ की स्टार्टिंग पे, तो एस फेज़ होने के बाद भी जो है वो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, लेकिन होता क्या है, जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, जब एस फेज़ होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन किसके साथ स्टार्ट होगी, न्यूक्लियस के अंदर ही स्टार्ट होगी, और वहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रियोल होगा वो भी डुप्लीकेट कर जाएगा। और जो आपका G2 फेज़ है उसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो अडल्ट एनिमल सेल्स हैं वो जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स हैं या हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, उनमें जो है वो सेल सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड करता है। अगर कोई इंजरी या सेल की डेथ हो जाए, सिर्फ उनको रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं करेगा। और कई बार क्या होता है, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, G1 फेज़ से एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। अब इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोलिफरेट कर नहीं सकता है, ऐसा है कि जब उसको ज़रूरत होगी तब वो डिवाइड कर सकता है। जब भी कोई इंजरी या डैमेज होगी तब वो जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा डिवीज़न का और न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा। उसके बाद एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है वो किस में होता है, सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न। एनिमल्स के जो सोमैटिक सेल्स होंगे उनमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। और लेकिन कई जगह क्या होता है, जो मेल हनी बीज हैं उनमें क्या होता है, जो आपके गैमेट्स हैं वो भी कैसे बनते हैं, जो है माइटोसिस से ही बनते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एम फेज़ की। हमने सबसे पहले इंटरफेस पढ़ लिया, अब इंटरफेस के बाद हम पढ़ रहे हैं एम फेज़। अब ये जो एम फेज़ है ये सेल साइकिल का बहुत ड्रामेटिक फेज़ है। इसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है सभी कंपोनेंट्स की सेल के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम ही रहता है आफ्टर द डिवीज़न, तो इस डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। अब माइटोसिस को हमने जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। माइटोसिस की पहले तो 2 स्टेजेस होगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। अब न्यूक्लियर डिवीज़न को भी हम जो है वो फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो उसमें पहली है प्रोफेज़, दूसरी है मेटाफेज़, तीसरी है एनाफेज़, चौथी है टेलोफेज़। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज़। प्रोफेज़ में क्या होगा, तो प्रोफेज़ जो है वो फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज़ में क्या होगा, आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होने लग जाएंगे, कंडेंसेशन होने लग जाएगी। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और वो जो है वो विजिबल होना लग जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और जो सेंट्रोसोम था जो कि डुप्लीकेट हुआ है एस फेज़ में, अब वो क्या करेगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस कर रहा है ना, और क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो क्रोमोसोम सेंट्रोसोम है वो क्या कर रहा है, आपका अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर रहा है। सेंट्रोसोम से जो रेज निकल रही हैं उनको क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। और दो एस्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर से के साथ मिलके माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स जो हैं प्रोफेज के एंड पे क्या होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो सेल ऑर्गेनलीज होंगी जैसे कि आपका गोल्गी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवल्प है, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फेज़ मेटाफेज़ है। मेटाफेज़ में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर इन्वल्प की, और उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाते हैं। जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट होगी तो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं। इस स्टेज में जो है वो हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो किसका बना होगा, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होगा, जो किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे सेंट्रोमियर के सरफेस पे, उनको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर्स बोलेंगे। इन काइनेटोकोर्स से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट होगी। और मेटाफेज में क्या होता है, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, मतलब सेंटर पे आ जाते हैं। और उस जो प्लेन है अलाइनमेंट का क्रोमोसोम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। अब मेटाफेज के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं, तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होंगे, काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच होंगे। और क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, और मेटाफेज प्लेट बना देंगे, और वो किससे जुड़े होंगे, स्पिंडल फाइबर से जुड़े होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनाफेज़ है। एनाफेज़ जैसे ही स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम जो है, जो कि आपके मेटाफेज़ प्लेट पे थे, वो स्प्लिट कर जाएंगे, और अब इनको हम क्या बोल देंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स बोल देंगे। अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो है वो क्रोमोसोम्स कहाँ चले जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे चले जाएंगे, और जो क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, डायरेक्टेड रहेगा पोल पे, और जो आपकी आर्म्स हैं वो क्या करेंगी, जो आपका सेंट्रोमियर है वो कहाँ होगा, पोल की तरफ रहेगा, और जो आपकी आर्म्स हैं वो कैसी होंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो देखो इस फिगर में भी हमें क्या दिख रहा है कि जो सेंट्रोमियर्स हैं वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है, जो आर्म्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो दिख रही हैं हमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए, और क्रोमेटिड्स कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें टेलोफेज़ की, तो अब जो टेलोफेज़ है वो क्या है, फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। टेलोफेज़ में क्या होगा, क्रोमोसोम जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और इस स्टेज में जो की इवेंट्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स पे जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, और वो जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। न्यूक्लियर एनवलप जो था वो डेवलप हो जाएगा क्रोमोसोम के अराउंड, और हर पोल पे क्या बनेंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कम्प्लेक्स और जो ईआर है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो माइटोसिस है वो कैरियोकाइनेसिस से कंप्लीट नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस में आपके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के बाद जो है वो आपका सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होता है वो किस मेथड से होता है, वो सेल फरो के मेथड से होता है। इसमें क्या होगा, फरो जो है वो डीप हो जाएगा और वो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, सेल फरो नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो सेल प्लेट है वो क्या होता है, लाइक सेंटर में जो है वो कुछ मटेरियल ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है, फिर वो मटेरियल जो है वो दोनों साइड्स को ग्रो करता है, और वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, और देन जो है वो सेल डिवाइड कर जाता है।
और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं बनेगी और वहाँ पे जो है वो सिनसिटम कंडीशन आ जाती है। सिनसिटम कंडीशन का मतलब है एक ही सेल में जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं और ये जो है वो किस में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। कुछ लोअर प्लांट्स में जो है वो हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में वो क्या है, एक तो ये है कि वो आइडेंटिकल जो इंडिविजुअल्स हैं उसको प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो सेल ग्रोथ होती है वो क्या करेगी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है उसको भी रिस्टोर करता है। और उसके बाद माइटोसिस सेल रिपेयर में भी हेल्प करता है। और जो सेल्स हैं, जो एपिडर्मिस की लेयर है, गट की लेयर है और ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस हो रहे हैं। उसके बाद जो माइटोटिक डिवीज़न है, जो कि हम अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल कैम्बियम है, तो वहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट्स की थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। अब माइटोसिस से थोड़ा सा जो डिफरेंट सेल डिवीज़न है वो है आपका मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है और उसमें क्या होगा, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब ये जो गैमेट्स बनते हैं ये बनते डिप्लॉइड सेल्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ को रिड्यूस हो जाता है और क्या बनते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इस तरह के डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या इंश्योर करती है कि हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्शन हो और सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जब रिप्रोडक्शन होगी तो जो डिप्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन उनके जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। और मियोसिस होती कब है, जब हम एनिमल्स में देखते हैं ना कि गैमेटोजेनेसिस होती है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है और उसमें क्या बनते हैं, आपके हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अब मियोसिस में क्या होता है, दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न की, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन जो आपका इंटरफेज है वो एक ही बार होगा, ठीक है। साइकिल डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट करता है, लेकिन जो सेल का डिवीज़न है वो 2 बार हो रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है, लाइक आपका जो डीएनए है वो एक ही बार रेप्लिकेट करा तो सेल डिवीज़न तो 2 बार हो गया। तो 2 बार सेल डिवीज़न होने की वजह से क्या होता है, जो मटीरियल है वो हाफ हो जाता है, जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब मियोसिस जो है, मियोसिस में जो है वो 2 साइकिल्स होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये हमें पता चल गया। अब मियोसिस 1 कब स्टार्ट होती है, तो जैसे माइटोसिस एस फेज़ के बाद G2 फेज़ आने के बाद जो है वो माइटोसिस स्टार्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगी। अब मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की और रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। और यहाँ पे क्या होता है, जब हमने माइटोसिस में देखा था तो वहाँ पे 2 डिप्लॉइड सेल्स बन रहे थे, लेकिन माइटोसिस में क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। और मियोटिक इवेंट्स को हम इस तरह से डिफरेंट फेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। मियोसिस 1 के फेजेस होंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसी तरह मियोसिस 2 की जो स्टेजेस होंगी वो होंगी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो जो मियोसिस 1 का प्रोफेज़ होता है वो लंबी ड्यूरेशन का होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम कंपेयर करें माइटोसिस का जो आपका प्रोफेज़ था। इसमें क्या होता है, आगे जो है वो फर्दर इसको हम जो है वो 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो 5 फेजेस हैं लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, देन आपका पैकेटीन आता है, पैकेटीन के बाद जो है वो डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस आता है। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो जाएंगे और उसके बाद जाइगोटीन में भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस करेंगे। अब जाइगोटीन फेज़ में होगा क्या, क्रोमोसोम्स जो हैं वो
आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इन जो पेयरिंग होने की प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जाइगोटीन फेज में क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनकी जो है वो पेयरिंग हो रही है। और ये पेयरिंग किस तरह से होती है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच होने में हेल्प करता है। और इस अटैच होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और साइनेप्सिस से फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, तो उससे बाइवेलेंट या टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होगी पैकेटिंग। तो हमने पिछली स्टेज में क्या देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है पैकेटिन में वो टेट्राड की तरह हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। अब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे वहाँ पे क्या होगी, आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी। और हमें हमेशा याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी। वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होंगे। और क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है रिकम्बिनेशन। और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का दो क्रोमोसोम्स पे। रिकम्बिनेशन जो है वो कब कंप्लीट होगा, पैकेटिन की एंड पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब डिप्लोटीन फेज़ होगा। डिप्लोटीन फेज़ में क्या होगा, वो जो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, लेकिन वो जुड़े कहाँ से रहेंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उस रीजन पे जो है वो जुड़े रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी जिनको हम क्या बोलेंगे, चियास्मेटा बोलेंगे। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिनको हम क्या बोलेंगे, चियास्मेटा बोलेंगे। अब डिप्लोटीन स्टेज, कुछ स्टेज जो हैं जैसे वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो कुछ सेल हैं जैसे oocytes हैं, वहाँ पे जो डिप्लोटीन का फेज़ है वो कितने टाइम तक लास्ट कर सकता है, मंथ्स या ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। ठीक है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसकी जो फाइनल स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, डायाकाइनेसिस बोलते हैं। अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा, जो चियास्मेटा हैं उनकी टर्मिनलाइजेशन होगी। क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरी तरह कंडेंस हो जाएंगे। जो मियोटिक स्पिंडल बना था वो क्या हो जाएगा, अब सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस फेज़ में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी और जो मियोटिक स्पिंडल है उसकी फॉर्मेशन होगी। जब डायकाइनेसिस होगी तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो अपीयर होता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन करता है। और डायाकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करती है, मेटाफेज में ट्रांजिशन हो जाता है, मतलब इसके आने वाला फेज़ जो होगा वो मेटाफेज होगा। अब मेटाफेज में क्या होता है, जो बाइवेलेंट्स हैं वो कहाँ अलाइन कर जाते हैं, इक्वेटर की प्लेट पे मूव कर जाते हैं। एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो क्या बना देंगे, आपका काइनेटोकोर बना देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे। अब टेलोफेज 1 के एंड में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हैं वो दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायड ऑफ सेल्स बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, टेलोफेज 1 के एंड में जो है वो 2 सेल्स बन गए। अब इन 2 सेल्स जो है वो फर्दर मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स बनेंगे। अब वो 4 सेल्स किस तरह से बनेंगे, तो क्या होता है, अब 2 मियोटिक डिवीजन्स मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और ये इंटरकाइनेसिस कैसी होती है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है और इसमें जो है वो कोई DNA रेप्लिकेशन भी नहीं होगा।
इंटरकाइनेसिस के बाद का जो फेज़ होता है वो प्रोफेज़ 2 होता है। और अगर हम बात करें जो मियोसिस 2 होती है ना, वो माइटोसिस की ही तरह होती है पूरी, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस 1 जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत सारी जो है वो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जुड़ना, उनका सेपरेट होना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो आपकी मियोसिस 2 है वो कंपैरेटिवली सिंपल होती है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, ये स्टार्ट कब होगी, साइटोकाइनेसिस के इमीडिएट बाद स्टार्ट होगी। इस स्टेज में जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स की, वैसे ही मेटाफेज प्लेट बनेगी। उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने के बाद जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मियोसिस जो है वो किसके साथ एंड होती है, टेलोफेज 2 के साथ एंड होती है, जिसमें जो है वो दोनों ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर एनवल्प के अंदर क्लोज हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस होगी उसके बाद, और साइटोकाइनेसिस से क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। तो अगर हम बात करें कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस यही है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपका क्या हो जाता है, सेम रहता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उनमें क्या होगा, पहले जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा जब गैमेट्स बनेंगे, और वो गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो है वो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं। तो यही था हमारे इस चैप्टर के बारे में। हमने सिर्फ एनसीईआरटी से इस चैप्टर का जो भी मतलब जिस्ट है उसको पढ़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।